बिजनेस से जुड़ी हर खबर पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे। मैं हूं साक्षी बत्रा और आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसीज पर जो टैक्सेशन के ऊपर काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी पैदा हो चुकी है, उसे आप कैसे समझें और आगे जाते हुए क्या उम्मीद कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कुछ चेंजेस डेवलपमेंट आ सकते हैं, इन सभी के बारे में। और मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रमेश कैलाशर मैं मेरे साथ प्रेसिडेंट और सीईओ है indiatech.org के, जो कि एक इंडस्ट्री बॉडी है जो फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स ने बनाई है इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस खास शो पे। सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहती हूँ कि जब से बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बताया कि क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर अब टैक्स लगने वाला है, बहुत सारी चर्चा ये शुरू हो गई कि समझने के लिए कि क्या ये क्रिप्टो करेंसीज लीगल है या इलीगल है। हालांकि काफी सारे चेंजेस हुए हैं। पहले बैंकेट बैन की बात हो रही थी, फिर एक क्रिप्टो करेंसी बिल लाने की बातचीत हो रही थी, लेकिन फिर ये टैक्सेशन आ चुका। तो इस पूरी जर्नी में क्या कुछ आपका रोल रहा है, वो भी समझाइए, और खास तौर पर इस टैक्सेशन की पूरी दुनिया को कैसे समझे क्रिप्टो करेंसीज। बिल्कुल, 2021 में जब हम देखते हैं फरवरी की तरफ, तब ये बातचीत चल रही थी सरकार की तरफ से कि शायद क्रिप्टो करेंसीज बैन हो जाएंगी। तब हमने मई के महीने में एक वाइट पेपर निकाला था जो इंडिया टेक की तरफ से निकला था, जिसमें हमने 5 पॉइंट का रिकमेंडेशन दिया हुआ था। हमने पहले ये कहा था कि इस देश में क्रिप्टो करेंसी है क्या चीज़, किसी को पता नहीं है, न सरकार के बुक्स में इसके बारे में जिक्र है, ना कुछ और है। बिल्कुल। जो टैक्सेशन है आप किस बेसिस पे करेंगे, इसको जो लेजिटिमेसी या इलेजिटिमेसी जो बात चल रही है वो किस बेसिस पे करेंगे। जी। आपके पास जो इन्वेस्टमेंट के साधन हैं, जैसे आपका स्टॉक मार्केट है, गोल्ड है, सिक्योरिटीज है, सब चीज कहीं ना कहीं किसी एक्ट में उनका मेंशन होता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज जो है वो कहीं पे मेंशन नहीं था। लेकिन लोग जो हैं इन्वेस्ट कर भी रहे थे, पैसा कमा भी रहे थे, लॉस भी हो रहा था, लेकिन इसकी डिक्लेरेशन के लिए कोई डायरेक्शन नहीं थी। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ रिकमेंडेशन ये था कि सरकार क्रिप्टो करेंसीज को डिजिटल एसेट्स का दर्जा दें। ये हमारा पहला बेसिक रिकमेंडेशन था, क्योंकि इस रिकमेंडेशन से ये होता था कि आप इसको एसेट का दर्जा देते हैं तो लोगों को कम से कम पता चलेगा कि ये किस कैटेगरी में पड़ेगा, करेंसी है या एसेट है। ये क्लैरिटी जरूरी था, क्योंकि आरबीआई जो है काफी मतलब घबराया हुआ था कि करेंसी का अगर दर्जा देंगे तो हम एक कंपीटिंग करेंसी ला रहे हैं रुपये के मुकाबले। तो वो चीज हल करने के लिए ये जरूरी था कि सरकार क्लैरिफाई करे कि ये करेंसी का दर्जा हम नहीं दे रहे हैं, इसे एसेट का दर्जा दे रहे हैं। और अगर हम एक साल बाद देखें तो बजट में यही चीज हुआ, क्योंकि हमने ये भी डिमांड किया था बजट से पहले कि इस बजट में गवर्नमेंट क्लैरिफाई करे कि आप इसको एसेट का दर्जा दे रहे हो कि नहीं। ठीक है। और गवर्नमेंट ने इसे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का दर्जा दिया। लेकिन गवर्नमेंट की जो डेफिनेशन है वो इतनी ब्रॉड उन्होंने कर दी कि कल कोई ये भी कहेगा कि आपका जो क्रेडिट कार्ड का रिवॉर्ड पॉइंट्स है वो भी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है। तो इसका मतलब क्या ये हो जाता है कि आपके जो क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स हैं, आपके एयरलाइन के माइल्स हैं, ये सारे भी 30% टैक्स में आ जाएंगे, 1% टीडीएस में आ जाएंगे, जो काफी मुश्किल पेश करता है प्रैक्टिकलिटी के तौर पे। तो लेकिन एक चीज अच्छी हो गई कि आपको एसेट्स का दर्जा मिल गया और सरकार ने ये क्लैरिफाई कर दिया। अब दूसरी चीज अगर हम देखें तो तब हमने सेकंड रिकमेंडेशन ये दिया था कि आपका जो इंडियन एक्सचेंजेस है, आपको अगर कंट्रोल के मामले में पहला कंसर्न था कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है, करेंसी नहीं है, आपने एसेट्स का दर्जा दे दिया। दूसरा, आप अगर इंडियन एक्सचेंजेस को बढ़ावा देना चाहते हैं, इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो आप जैसे हमारा कैश बैंक्स में है जिसमें 74% एफडीआई अलाउड है, उसी तौर पे आप अगर इंडियन स्टार्टअप्स को 74% एफडीआई अलाउ करके इंडियन स्टार्टअप एक्सचेंजेस को क्रिप्टो पे डील करने का मौका दें, तो यहाँ पे वो इंडस्ट्री का बढ़ावा होगा। अब हम देख रहे हैं कि यूएई ने सारा मार्केट खोल दिया है क्रिप्टो एक्सचेंजेस के लिए, क्योंकि हर कंट्री ये देख रही है कि यहाँ पे काफी मात्रा में ग्रोथ की गुंजाइश है और काफी लोग इसमें आ सकते हैं। तो हमारा सेकंड रिकमेंडेशन था कि ये जो है 74% एफडीआई अलाउ किया जाए, जो अभी सरकार ने कोई क्लैरिटी दी नहीं है अभी। तीसरा हमारा रिकमेंडेशन था कि टैक्सेशन जो है होना जरूरी है, क्योंकि टैक्स इनकम पे होता है, हर इनकम पे टैक्स होना चाहिए। और आप ऐसा नहीं कर सकते कि स्टॉक मार्केट में किसी ने कमाया तो टैक्स गिरता है, सैलरी वालों को टैक्स गिरता है, लेकिन इस कमाई पे टैक्स नहीं था। तो सरकार ने इस बजट में वो क्लैरिफाई कर दिया है कि टैक्स होना चाहिए। लेकिन कितना टैक्स होना चाहिए, हमारा ये रिकमेंडेशन था कि अगर आप एसेट का दर्जा देते हैं तो कैपिटल गेन्स टैक्स होना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लेकिन अगर आप ट्रेडर हो तो ये प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन होता है, जो लाइन आइटम है इनकम टैक्स में। ये नहीं कह सकते कि ये कोई और टैक्स है।
सरकार ने ये वाली जो रिकमेंडेशन है ये एक्सेप्ट नहीं की हुई है। उन्होंने 30% कैपिटल गेन्स तो डाला हुआ है टैक्स, लेकिन ये जो रेट है ये बाकी एसेट क्लासेस के साथ नहीं है। ये जो है आपको गैम्बलिंग, बेटिंग, कैसीनोज उस कैटेगरी में चला जाता है जो एक्चुअली कोई भी एसेट इस कैटेगरी में गिरना नहीं चाहिए। तो वो एक हमारा फंडामेंटल डिस्कनेक्ट है जो हमने अभी रिप्रेजेंट किया हुआ है पोस्ट बजट फाइनेंस मिनिस्टर को, जहां पे हमने ये रिकमेंड किया है कि 1% टैक्स जो आपका जो रिकमेंडेशन है वो टीडीएस जो है वो बिजनेस को अनवायबल कर देगा, क्योंकि काफी ट्रांजैक्शंस होंगी और अगर ट्रैक एंड ट्रेस आपका इंटेंट था तो 1% के बजाय आप 0.01% टैक्स लेवी कर सकते हैं। इसमें आपकी ट्रैकिंग और ट्रेसिंग भी हो जाएगी और फाइनेंशियल डैमेज भी नहीं होगा ट्रांजैक्शंस के लिए। हालांकि हम 1% के खिलाफ भी हैं, लेकिन हमने ये रिकमेंडेशन दिया है कि प्लान बी अगर ट्रैक एंड ट्रेस है तो 0.01 कीजिए। दूसरा चीज हमने जो रिकमेंड किया है कि ये जो 30% कैटेगरी है ये वो नहीं होना चाहिए, बाकी कैपिटल गेन्स का जो रेट है वो होना चाहिए। सरकार की तरफ से तो ये भी रिकमेंड आया कि हम शायद कैपिटल गेन्स को भी 30% पे ले जाएं, जो उसको अनवायबल कर देता है। हमारा रिकमेंडेशन ऑलवेज स्टार्टअप इंडस्ट्री के लिए ये रहा है कि सारा पैसा जो है विदेशों में जाता है, क्योंकि वहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और कैपिटल गेन्स का टैक्स जो है या तो एग्जम्प्ट है या कम है। जैसे कि आप सिंगापुर देख सकते हैं तो कैपिटल गेन्स लगता नहीं है वहां पे, तो इसी वजह से सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वहां पे फ्लॉक हो रहे हैं। यही एडवांटेज इंडिया को लेना चाहिए कि कैपिटल गेन्स को कम करना चाहिए ताकि इन्वेस्टमेंट बढ़े और आपकी टैक्स की मात्रा छोटी हो फिर भी कलेक्शंस ज्यादा हो। तो ये एक हमारा फंडामेंटल रिकमेंडेशन था कि टैक्स जो है ऑन पार होना चाहिए सिक्योरिटीज के साथ। इनफैक्ट जीएसटी के मामले में हमारा रिकमेंडेशन ये था कि हमारे व्हाइट पेपर में बड़ा क्लियर है कि जीएसटी जो है कमीशन इनकम अर्नड बाय द प्लेटफॉर्म, मतलब प्लेटफॉर्म जो ट्रांजैक्शन करता है उसके कमीशन पे जीएसटी लगना चाहिए, ना कि पूरे इकोसिस्टम पे। ये वही चीज हो गई जो ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर भी फेस कर रही है, जहां पे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कॉन्स्टिट्यूट की गई है। इसमें भी हमारा रिकमेंडेशन था कि आपको एवेल्युएट करके रिकमेंड करना चाहिए, क्योंकि जो इकोसिस्टम है जो टैक्सेशन की वो इसे बर्बाद ना कर दे, उसको ग्रो करना चाहिए, तभी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को रेवेन्यू मिल सकता है। और जीएसटी में एक और चीज है कि हम अभी ये भी सोच रहे हैं कि जो आपका जो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स होता है उसके इक्विवेलेंट कुछ क्रिप्टो ट्रांजैक्शन टैक्स होना जरूरी है। हम मतलब ये एक थॉट है, हमने अभी इस पे मतलब रिकमेंडेशन भेजा नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कह रहा हूँ कि जो इक्विवेलेंट है डिविडेंड टैक्स जो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन एसटीटी के इक्विवेलेंट कुछ सीटीटी के तौर पे हम फ्लोट कर सकते हैं। ऐसा एक सोच जीएसटी काउंसिल को करना चाहिए, ना कि ये पूरी तरीके से ये ट्रीट किया जाए, क्योंकि जब आपने किसी चीज को वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का दर्जा दे दिया तो आप उसको किसी और नॉन एसेट के साथ ट्रीट नहीं कर सकते, गैम्बलिंग बेटिंग के साथ ट्रीट नहीं कर सकते। ये एक फंडामेंटल डिस्कनेक्ट है हमारा जो हम रेकमेंड किए हैं गवर्नमेंट को। और एक चीज हमने रेकमेंड किया हुआ था जो हमारे व्हाइट पेपर में भी है कि अगर कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है किसी भी एक्सचेंज में तो ये सरकार का भी कंसर्न है। हाँ, जो सरकार का कंसर्न है। आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो मुझे नहीं पता कहाँ रिपोर्ट करना है, क्योंकि किसी भी और ट्रांजैक्शंस को आप देख लें, अगर आप फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की साइट में देखें तो आप स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे तो उसमें कहीं क्रिप्टो का जिक्र नहीं है, लेकिन बाकी सारे ट्रांजैक्शंस हैं। तो अगर मुझे रिपोर्ट भी करना है तो वो अथॉरिटी मेरे पास डिफाइंड नहीं है। हमारा ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट को कि वो भी क्लैरिफाई किया जाए ताकि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग की जाए। लेकिन ये सब तभी हो सकता है जब आप वायबिलिटी मेंटेन रखें। वायबिलिटी तभी होगा जब 1% हटेगा या फिर 0.01 करना है आप कर सकते हैं। 30% के बजाय आप वही रेट लगाएं जो स्टॉक मार्केट में लगता है। कैपिटल गेन्स उस तरीके से ट्रीट किया जाए, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन का डिस्टिंक्शन हो ट्रेडर और इन्वेस्टर के बीच में, वो डिस्टिंक्शन वगैरह लाना जरूरी है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एक और सवाल मेरा था कि जो हाल ही में अभी क्लैरिफिकेशन आया है सरकार की तरफ से कि जो लॉसेस होते हैं वो आप ऑफसेट नहीं कर सकते, इसके ऊपर क्या टिप्पणी है अभी आपकी और किस तरीके से आप आगे इसको देख रहे हैं इन्वेस्टर्स के लिहाज से? ये बड़ा ही रेलेवेंट सवाल है, क्योंकि आज के डेट में अगर देखें तो दो चीजें हुई है। एक तो सरकार ने ये क्लैरिफाई किया है कि इनकम फ्रॉम एनी अदर हेड कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम लॉस फ्रॉम दिस हेड। बिल्कुल, मतलब आपकी जो इंटर हेड एंड इंट्रा हेड सेट ऑफ्स हैं जो आपको किसी सिचुएशन में अवेलेबल हैं सारे 5 हेड्स ऑफ इनकम में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके पास अवेलेबल नहीं है। और दूसरी चीज, कल शायद
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आई थिंक कार्ति चिदम्बरम ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ था फ्लोर ऑफ द हाउस में, जिसके रिस्पॉन्स में एमओएस फाइनेंस ने ये रिप्लाई दिया है कि प्रॉफिट्स फ्रॉम वन हेड ऑफ इनकम कैनॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट अदर हेड ऑफ इनकम, प्लस प्रॉफिट्स फ्रॉम सेम क्रिप्टो कैनॉट बी ऑफसेट विद लॉस फ्रॉम अदर हेड, मतलब सेम थिंग, मतलब इंटर हेड और इंट्रा हेड दोनों को इन्होंने नामुमकिन कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 10 रुपए कमाते हो प्रॉफिट पे तो उस पे मेरा 30% का टैक्स है, लेकिन अगर साथ में आपका 1 लाख का नुकसान हुआ है तो उसमें कुछ सेट ऑफ नहीं है, मतलब आपका इनकम पे टैक्स है लेकिन आपके लॉस आपको कोई बेनिफिट नहीं देते हैं। ये शायद एक इम्बैलेंस क्रिएट करेगा। क्या ये बाकी एसेट्स में अवेलेबल होता है जो अभी क्रिप्टो करेंसीज में नहीं होता? आपको सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस जो है हर हेड ऑफ इनकम में अवेलेबल है अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। आपको बिजनेस इनकम में भी है, आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स सब में अवेलेबल है। ये इन्होंने इस पे मना कर दिया है। उनका लॉजिक शायद ये होगा कि वॉलेटिलिटी इतनी है तो किसी को इसमें प्रॉफिट हुआ और किसी को इसमें लॉस हुआ तो मुझे तो कोई रेवेन्यू मिलने वाला नहीं है, तो मेरा रेवेन्यू तभी मिलेगा जब मैं प्रॉफिट पे रेवेन्यू ले लूं और लॉस पे कुछ ना दूं। तो आई थिंक वो लॉजिक से डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का थॉट प्रोसेस ड्राइव हो रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें इकोसिस्टम के लिए ये डैमेजिंग हो सकता है, क्योंकि ये सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस किसी भी बिजनेस और प्रोफेशन का हिस्सा है। और हमारा जो रिकमेंडेशन है कि प्रोफेशन गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन और कैपिटल गेन्स का जो डिस्टिंक्शन है ये भी अगर हम नहीं लाते हैं तो ये डिटरमेंटल हो सकता है बिजनेस इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए। ओके। और क्या लॉ को लेकर आपने कुछ रिकमेंडेशन दिया है? बिकॉज पहले ही क्रिप्टो करेंसी लॉ की बातचीत हो रही थी, लेकिन उससे पहले ही टैक्सेशन आ चुका, तो इसको देखते हुए क्या किस तरीके के आपने रिकमेंडेशंस दिए, और क्या आपको ऐसा लगता है कि टैक्सेशन विदाउट अ लॉ कहीं ना कहीं अनवायबल बनाता है इस पूरी सिचुएशन को? हमारा जो पहला रिकमेंडेशन था, इनफैक्ट हमारा ये सोच चल रहा था कि क्या इस देश को क्रिप्टो करेंसी लॉ की जरूरत है, लेकिन इसमें इतने सारे आपके वेरिएशंस हैं, चाहे क्रिप्टो करेंसीज हो या एनएफटीज हो या वगैरह, तो एक लॉ इसके लिए लाना मुश्किल है। और इसलिए मुश्किल है क्योंकि इसके जो ओनर्स हैं, आपको अगर एक्सचेंजेस को कल रेगुलेट करना है तो क्या आप सेबी से रेगुलेट करेंगे? आपका जो फेमा एंड अदर रूल्स है तो आरबीआई से रेगुलेट होगा। अगर आईटी एक्ट में कुछ करना है तो मेटी से, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री से होगा। अगर आपको इस पे और कुछ रिलेटेड चीज चाहिए, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हो गया, अगर कंपनीज डील कर रही हैं, कॉर्पोरेट डील कर रही हैं, तो हमारा तब रिकमेंडेशन था कि हर जो मिनिस्ट्री है अपने अपने प्रोविजंस को अमेंड करें, क्योंकि एक बार आपने एसेट का दर्जा दे दिया तो आराम से बाकी सारे जो लॉज हैं उसमें सिर्फ आपको रूल्स लाने हैं, और वो लाने के बाद आपको अगर गवर्न करना है तो आपको सिर्फ एक इंटरमिनिस्ट्रियल कमेटी की जरूरत है जो इसको गवर्न करेगा। ये हमारा मैकेनिज्म का रिकमेंडेशन था। ओके। और अब आगे जाते हुए किस तरीके के आप रिकमेंडेशंस ऑलरेडी दे रहे हैं सरकार को कि अब आगे कैसे बढ़ना चाहिए? अब एक बार टैक्सेशन की अनाउंसमेंट हो चुकी है, टैक्सेशन की अनाउंसमेंट हो चुकी है, तो हमारा जो रिकमेंडेशन है कि टैक्सेशन को प्रैक्टिकलिटी के तौर पे देखा जाना चाहिए। तो जो इश्यूज हैं वो तो हमने रिकमेंड कर दिए। आगे हमारा जो 5 पॉइंट रिकमेंडेशन जो हमारे व्हाइट पेपर में ओरिजिनली था, हम उसी पे कायम हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो है बेसिक थॉट थ्रू रिकमेंडेशंस हैं। आप सारे प्रोग्रेसिव इकोनॉमीज को देख लें, वो भी इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं। जो ओपन अप कर रहे हैं जैसे यूएई है, वो भी इसी डायरेक्शन में सोच रहे हैं। साउथ कोरिया हो या यूएस हो या यूके हो, सारे जो हैं उनका डायरेक्शन ऑफ थॉट इसी तरफ है। प्रोग्रेसिव इकोनॉमीज जो हैं वो ओपनिंग अप की तरफ चल रहे हैं, जो नॉन प्रोग्रेसिव हैं वो बैन की तरफ चल रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इंडिया भी प्रोग्रेसिव इकोनॉमी की तरह सोचे। ओके, एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए और समझाने के लिए कि क्या पूरा टैक्सेशन एस्पेक्ट को अभी जो क्रिप्टो करेंसीज पे है। शुक्रिया। थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।